तो दिस इज़ आवर चैप्टर, ठीक है। तो इसका मैं कुछ आपको बेसिक्स बता देती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का बेसिक्स क्या है। तो फ्लावरिंग प्लांट इज़ एंजियोस्पर्म। हाँ बिल्कुल सही, इस नाम को याद सुनते ही आपको 11th तो याद आ ही गया होगा। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फ्लावर का रोल क्या होता है एक प्लांट में मॉर्फोलॉजी के अलावा, ठीक है। तो देख लो, पहले इसका बेसिक सा मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे आज टॉपिक कवर मैं क्या करूँगी। तो मैं बेसिक टॉपिक क्लियर करूँगी यानी कि फ्लावर के बारे में। दूसरा जो मैं क्लियर करूँगी वो होगा एंथर, ठीक है। यानी कि पूरा बेसिक आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, वो फिलामेंट्स के बारे में, और एंथर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, फ्लावर के अंदर कुछ कुछ बेसिक स्पेसिफिक मेल गैमेट्स के पार्ट। तो पहले मैं बेसिक्स पे आती हूँ, ठीक है। देखो, तो ये बेसिक डायग्राम है फ्लावर का, इसको हम फटाफट से मार्क करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा कोरोला, ये आ जाएगा हमारा कैलिक्स, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा पेडिकल, ये हमारा आ जाएगा थैलेमस, ठीक है। और ये तो बस एंथर, उसके नीचे है फिलामेंट, ठीक है। इसको कलेक्टिवली एंड्रोशियम हम कहते हैं। और ये तीनों यानी कि सिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिला के हम गाइनोशियम कहते हैं। मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक है इसलिए मैं नहीं कर रही मार्क, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक पे हम आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, उस टॉपिक का नाम है। अब देखो, प्री फर्टिलाइजेशन, पहले वर्ड को तोड़ो। तो प्री मतलब पहले, और फर्टिलाइजेशन यानी कि जब गैमेट का फ्यूजन हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद का तो हम जानते हैं कि बनता है फ्लावर, बट पहले क्या होता है। तो देखो, फ्लावर एक बार में तो उगता नहीं है। तो देखो, जब हमारे पास एक फ्लावर होता है तो उसके पहले का कुछ कुछ प्रोसेसेस होता है। तो वो क्या होता है, देखो याद करो, जो हमारा शूट होता है, ठीक है, उस शूट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्लोरल शूट में। मैं लिख देती हूँ, फ्लोरल शूट में। और उसके बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, जिसके बाद हम इस प्लांट को प्रिपेयर करते हैं कि वो फ्लोरल बड को होल्ड करे, ठीक है। और इसके लिए एक इन्फ्लोरेसेंस भी बनता है। खैर ये सब एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेमन थोड़े डिटेल में। तो स्टेमन के पार्ट्स क्या क्या हैं वो देख लो। तो एक पार्ट है हमारा एंथर, दूसरा हमारा पार्ट है फिलामेंट। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि एंथर क्या है। तो हम एंथर लिख लिया मैंने। अब देखो, एंथर को पहले हम बाइलोब, पहले एक स्ट्रक्चर लिखो जिसको लिखो वहाँ पे बाइलोब्ड नेचर। तो आप ऐसे ही लिखना कि एंथर पार्ट 1 बाइलोब्ड नेचर, ठीक है, और पार्ट 2 ट्रांसवर्स नेचर। तो पहले पार्ट 1 लिखो, उसमें देखो बाइलोब्ड नेचर यानी कि एंथर होगा इस हिसाब का, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारा ये स्टॉक ऑफ फिलामेंट, ठीक है। थोड़ा मैं मोटा सा बना रही हूँ ताकि आपको दिख जाए बढ़िया से, ठीक है। अब देखो, ये हो गया बाइलोब्ड। तो अब बाइलोब्ड है, इसमें है सैक, पोलन सैक, और ये ऐसे भी डिवाइडेड रहता है। तो दिस इज नॉट ओनली बाइलोब्ड बट दिस इज डाइथीशियस ऑल्सो, यानी कि हर एक लोब इज डाइथीशियस, यानी कि इसमें 4 ठीका होते हैं। ठीका मतलब यहाँ पे एक एक पॉलन सैक को रखने के लिए एक जगह बनाई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे बाइलोब्ड नेचर में आएंगे। ट्रांसवर्स भी देख लेते हैं। तो ट्रांसवर्स अगर हम देखेंगे तो हम ये जानते हैं कि तो फिर अगर ट्रांसवर्स नेचर के अंदर एंथर हमारा टेट्रा हेड्रल शेप का हो जाता है, यानी कि इस शेप का, ठीक है, इस शेप का। और क्योंकि एंथर फिर ऐसा हो जाता है तो देखो, साइड हर 4 दिशा में यानी कि चारों कॉर्नर के एंड में हम लोग को एक सैक भी दिखता है। उस सैक को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इतना तो इस पार्ट का क्लियर है कि बाइलोब यहाँ और ट्रांसवर्स यहाँ। अब एक हेडिंग और डालिए, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। इस हेडिंग को मैंने डालने को इसलिए कहा है क्योंकि आप पॉइंट वाइज लिखो कि इट कंटेन्स पोलन ग्रेन, ठीक है, और दूसरा लिखो कि इट रन्स along the length
ऑफ एंथर, ठीक है। एंथर के लेंथ के अकॉर्डिंग ये जलता है और इसमें पॉलन ग्रेन से ये अटैच हो जाता है, यानी कि इसके अंदर कंस्टिट्यूट्स होते हैं पॉलन ग्रेन। ये तो आपको खैर एनसीईआरटी की लाइन में मिल जाएगी। फिर इसके नीचे ही लिखो स्ट्रक्चर, बस ऐसे ही लिख दो स्ट्रक्चर और उसको मार्क करो। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ट्रांसफर्स में ये ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ कुछ लेयर प्रेजेंट रहते हैं। तो मैं ऐसे लेयर ऐसे ही बस आपको समझाने के लिए मार्क कर रही हूँ। ऐसा कुछ मतलब ये हाइपोथेटिकल है मेरा ये डायग्राम, आपको पीछे एनसीईआरटी में अच्छी डायग्राम मिलेगी, ठीक है। तो देखो पहला जो 3 लेयर है वो होता है एपिथेलियम, ठीक है, एंडोथीशियम और एक जो होता है वो है मिडल लेयर। इस तीनों को आप लिखो और उसकी साइड में मार्क करना कि ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एंथर, ठीक है। और लास्ट में जो लेयर है वो है हमारा टेपिटम, ठीक है। टेपिटम सबसे पास रहता है, इज द नियरेस्ट, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। देखो ये अगर जो सबसे पास रहता है पोलन ग्रेन के, वो उसके मदर के जैसा एक्ट करेगा तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, आप ऐसे याद करो। और इसका एक फंक्शन बता दूं, यहाँ पे फंक्शन लिख दो या कैरेक्टरिस्टिक लिख दो /कैरेक्टरिस्टिक, तो वो दिखेगा कि इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड, इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिर्फ ये नहीं, दूसरा अगर हम इसमें देखेंगे तो इट कंसिस्ट डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये एक फंक्शन होता है। खैर आपको ये सारी लाइनें एनसीईआरटी में लिखी होंगी, मैं एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगी तभी मैं बता दूंगी कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, ये कहाँ पे मिल जाएगी आपको। अब एक ऐसे हैशटैग डालो और वहाँ पे लिखो कि व्हेन एंथर इज यंग, ठीक है, व्हेन एंथर इज यंग, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ कंपैक्टेबल यानी कि सेम, ठीक है, कंपैक्टेबल, होमोजेनस मतलब वही सेम, ठीक है, सेल्स मेक स्पोरोजेनस टिश्यू। बस ये नाम याद कर लो कि स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। और स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ होता है मैं ये बताती हूँ, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पे ये सारा होता है। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजिया का काम क्या है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया इज यूज्ड फॉर मेकिंग माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स इज मेल गैमेट, माइक्रो इज यूज्ड फॉर मेल्स, ठीक है। और इसके अंदर एक प्रोसेस आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हाउ डज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस, वो नीचे लिखती हूँ मैं। तो हम बताया था कि माइक्रोस्पोर के सेंटर में प्रेजेंट होता है स्पोरोजीनस टिश्यूज, ठीक है। और हर स्पोरोजीनस टिश्यू के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये एक मतलब क्या कहते हैं, ये ना फ्यूज़ करेगी, मतलब पीएमसी होगा इसके पास, यानी कि पोलन मदर सेल्स, पोलन मदर सेल्स, ठीक है। और ये क्या करेगा ना, ये फ्यूज़ करेगा। क्यों फ्यूज़ करेगा, क्योंकि इससे माइक्रोस्पोर्स बने, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। तो देखो हम लोग का जो प्रोसेस है उसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरो का फॉर्मेशन, तो हम लोग ये लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, फ्रॉम पीएमसी यानी कि मदर सेल विद द हेल्प ऑफ मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मैं यहाँ पे नीचे करके मियोसिस लिख देती हूँ। और अगर मियोसिस होगा तो एक बहुत बड़ा चेंज क्या होगा, प्लॉइडी, प्लॉइडी में आपका 4n आ जाएगा। तो ये समझ जाओ कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बस इतना सा है। फिर उसके नीचे एक टॉपिक है पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट, पहला ही पॉइंट कि ये मेल गैमेट होता है। दूसरा पॉइंट क्या कि ये 20 से 25 mm डायमीटर का होता है, 20 से 25 mm के डायमीटर का ये होता है। तीसरा पॉइंट क्या कि ये 2 लेयर्स का होता है, ये 2 लेयर्स का होता है, एक होता है एक्साइन, ठीक है, और एक होता है इंटाइन, ठीक है, ये मैं पीछे बता। तो एक्साइन लेयर जो होता है वो हार्ड होता है और रेजिस्टिव होता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिव है, जैसे कि इसमें आपको एसिड बेस किसी से भी ये नहीं टूटेगा, ये किसी से भी नहीं टूटेगा।
इस वजह से जब हम एग्जाइन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक जर्म पोर होता है। जर्म पोर क्यों होता है? क्योंकि पॉलन ग्रेन का ही तो ये कवरिंग है। ये कवरिंग है तो पॉलन ग्रेन का, और इसके नीचे है पोलन। अगर बता दो यहाँ पे ऐसा जर्म सैक नहीं होगा, जर्म पोर नहीं होगा, तो ये पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के फीमेल के पास जाएंगे कैसे? तो उस प्रोसेस के लिए हमारे पास एक पोलन ग्रेन है, और यहाँ पे से निकलने के लिए हमारे पास जर्म पोर भी है। और ये बहुत हार्ड इसीलिए है ताकि रेजिस्टिव होकर ये ख़त्म ना हो जाए, टूट ना जाए, ठीक है, यहाँ पे है। और देखो एग्जाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं वो एग्जाइन की वजह से है, या जितने भी हमें कोरल दिखने को मिलते हैं एंजियोस्पर्म की, वो सब भी एग्जाइन की वजह से है। नीचे आके अगर हम देखें तो आता है हमारा इंटाइन। इंटाइन इज़ द इनर लेयर, ठीक है। अगर हम इनर लेयर पे जाएं तो वो थोड़ा सा मतलब थिन लेयर और पेक्टीन और सेलुलोज का बना है। पेक्टीन एंड सेलुलोज, इट इज़ अ थिन लेयर मेड अप ऑफ पेक्टीन एंड सेलुलोज, ठीक है। इसके पास इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म भी डेंस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब आपको मैं एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि ये कुछ ना इस तरह से बन जाएगा, ऐसे ऐसा सा, ऐसा सा, ठीक है, मतलब ऐसा सा, ये थोड़ा सा और टेढ़ा, यस दिस इज व्हाट इट इज। ऊपर वाला जो लेयर है वो वेजिटेटिव है, और नीचे वाला जो लेयर है वो जेनरेटिव है, ठीक है। और इसको हम लोग 2 लेयर्ड एंथर बोलते हैं, 2 लेयर्ड एंथर। 60% एंजियोस्पर्म इसी को शो करता है, रेस्ट 40% 3 लेयर्ड शो करता है, जो कि बुक में हमने कहीं डायग्राम दिखा नहीं, तो हम नहीं दिखेंगे उसको, उतना दिमाग नहीं लगाना उसमें, ठीक है। अब देखो एक एनसीईआरटी में साइड में डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये वाला, बस उसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, वो हो जाएगा क्लियर। मैंने यहाँ पे बता रखा है कि वो क्या है और क्यों है। फिर देखो एक टॉपिक इसके नीचे ही है, पोलन एलर्जी। तो पोलन एलर्जी क्या है? टर्म तोड़ो, पोलन और एलर्जी। तो पोलन ग्रेन के थ्रू जो लोगों को एलर्जी हो जाती है, यानी कि अगर कोल्ड, कफ या एनी रेजिस्टेंस जो आपकी बॉडी शो करती है, वो पोलन एलर्जी के नाम से होता है। और नीचे देखो एक और टर्म है, अगर आप पीछे एनसीईआरटी को देखोगे तो एक और टर्म आएगा जहाँ पे ऐसे फोटो लिखी हुई है, बी पोलन करके, है ना। तो उसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। ऐसा वाला फिगर के बगल में एक लाइन ऊपर लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच होता है तो आजकल इसे ह्यूमन भी कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन ऑल्सो कंज्यूम्स देम। किस लिए? ताकि वो न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर ले लें, न्यूट्रिएंट्स इनटेक। तो कौन कौन करता है? एथलीट्स करते हैं, और यहाँ पे रेस हॉर्स करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है यार, बहुत रेयर, इन इंडिया रेयर। तो बस यहीं तक था जो भी था। और हाँ एक चीज़ और, पोलन वेलेबिलिटी, पोलन वेएबिलिटी, यानी कि पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने की आपकी जो मतलब हम जो स्टोर कर सकते हैं पोलन, वो कितना देर का है। जैसे देखो जब एक पोलन निकल जाता है बाहर, ठीक है, तो अगर मान लो वो राइस और वीट का हुआ पोलन ग्रेन्स, तो वो 30 मिनट्स तक ही एक्टिव रहेगा। जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है ना, वो स्पर्म कितने टाइम तक एक्टिव रहते हैं, कि आरबीसी कितने टाइम तक एक्टिव रहते हैं, वैसे ही प्लांट्स में पोलन ग्रेन कितने टाइम तक फर्टाइल कर सकते हैं, वो हमारा पोलन वेएबिलिटी में प्रेजेंट होगा, आपको दिख जाएगा आराम से, ठीक है, कि पोलन वेएबिलिटी में वो कितने दिन तक आप उसको स्टोर कर सकते हो। जैसे कि हमारा रोज़ के फैमिली, पोटैटो फैमिली, सोलेनेशियाई, ये सारे ना मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं। बट अगर ये तो नेचुरल वे हो गया, बट अगर आप इसको आर्टिफिशियली स्टोर करना चाहो तो आप इसको लिक्विड नाइट्रोजन में वेरी लो डिग्री टेम्परेचर पे अगर आप स्टोर करते हो तो ये आप कभी भी तक स्टोर कर सकते हो, इन्फिनाइट टाइम लिमिट तक, ठीक है। वो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा ही ठंडा टेम्परेचर। और इस प्रोसेस को है हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो दिस इज इट, दिस वॉज ऑल अबाउट एंथर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।